यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप और आपके घर पर सब अच्छे होंगे, आपकी सोसाइटी खुश होगी, स्वस्थ होगी। आज मैं हिस्ट्री एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट 11 लेके आया हूं, हिस्सा 11 लेकर आया हूं। मैंने जितने भी 10 पार्ट करा है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। याद रखिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा IQ अड्डा, ये येलो वाला लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये मैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आता हूँ। इसे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के कैंडिडेट देख सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, नेट के हो, एस्टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, आरआरबी जो भी हो, एसएससी वगैरह सब इसे देख सकते हैं। और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं आप लोगों से। मैंने एक वर्ड लिखा है, यू आर अ लीगल वेपन। कहने का मतलब क्या है? आप खुद में एक अपने आप में एक हथियार है। आप कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मार दे किसी को या गाली दे दे या किसी का मर्डर कर दे, वो सेंस में मैं नहीं समझाना कोशिश करूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप में वो क्षमता है, आप में वो काबिलियत है, जो आप उसे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो आप में ही सब कुछ है, किसी दूसरे में नहीं है। ये कोई फलाना नहीं करवा देगा या मैं नहीं आपके बदले एग्जाम दे दूंगा, है ना। आपने खुद करनी है सारा काम, सब कुछ आपको खुद ही करना है। तो आप में ही क्षमता है, आप में ही एबिलिटी है। भगवान ने आपको दिमाग दिया, बुद्धि दिया, शरीर दिया है, ये जीवन दिया है जो सबसे अमूल्य है। इंसान में आप जन्म लिए हो, ये भी सबसे बड़ा अमूल्य चीज है ना। तो इसका प्रयोग करिए, गलत चीज पर मत जाइए। कल हिंदी दिवस था, लोगों को पता भी नहीं हिंदी दिवस क्यों मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं। भले ही हिंदी का रेशियो ज्यादा है बोलचाल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, लेकिन हिंदी का आज ऐसा इमेज बन चुका है, कोई हिंदी बोलता है तो उसे गवार समझ लिया जाता है सोसाइटी में, अंग्रेजी आना चाहिए उसे। तो ये गलत बात है। आप सही रास्ते पर चलिए, आपके हाथ में ही सब कुछ है। यदि आप काम करिएगा तो सफल जरूर होइएगा। ठीक है, तो यू आर अ लीगल वेपन। आप ये कानूनी हथियार हैं, आप खुद एक हथियार हैं। आप अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू हिस्ट्री पार्ट 11। तो आज पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ क्या था? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है किसान, दूसरा राजधानी, तीसरा जागीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? किसान, राजधानी, जागीर या इनमें से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ क्या था? जल्दी से कोई बताइए। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में ये जो आमरम था इसे जागीर बोला जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए, एक मिनट मैं इसे टूल में ठीक कर लेता हूं। ओके, यस, इसे जागीर बोला जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। याद रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़कर उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले डी तो कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है, और राजधानी भी कैंसिल है यदि आप ठीक से पढ़ा होगा तो। बोलिए तो किसान भी कैंसिल है, जागीर एक तरह से बचता है। ठीक है, अब बात आता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे उनका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, सबसे बड़ा बात ये होता है। तो 1336 ईस्वी में दो भाई थे, सॉरी, दो भाई थे 1336 ईस्वी में, हरिहर मुक्का नाम के, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके प्रशासनिक और संस्था को सभा और नाडु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य में बहुत हिट एक राजा रहे थे, कृष्णदेव राय। ठीक है, उसके बारे में बाबर ने अपने बाबरनामा में भी बताया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी बात में जो बोल रहा हूँ सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कृष्णदेव राय जब शासन कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य में, तो उनके टाइम पीरियड में जो विजयनगर साम्राज्य था एक शक्तिशाली और ऐश्वर्य से पूरा भरपूर था, है ना। पूरा ग्रोथ हो रहा था उस समय उनके साम्राज्य में। ठीक है, सभा नाडु वाला क्वेश्चन मैंने बताया, वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन है, पहला 108, दूसरा 18, तीसरा 1008, चौथा 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 108, 18, 1008 या 8? हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको जिसमें सुविधा लगे उसमें पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले तो 8 नहीं होगा। ठीक है, 8 क्या है, नहीं है। ठीक है, और 1008 भी नहीं होगा। तो ये दो आंसर कैंसिल हो रहा है, आपके पास दो ऑप्शन बचता है, 18 और 108। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ए 108। याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा आप लोग। ठीक है, इसका आंसर होगा ए 108। 18 क्या है? उपनिषद जब 108 हो गए तो 18 क्या है? 18 पुराण है हमारे। याद रखिएगा, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 103 कहता है, सिंध का शासक दाहिर किस धर्म को मानता था? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है ब्राह्मण धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म, चौथा इस्लाम धर्म। जो सिंध का शासक था दाहिर, वो किस धर्म को मानता था?
ठीक है, किसको फॉलो किया करता था, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन या इस्लाम? जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको एलिमिनेट करते हैं हम लोग। इस्लाम धर्म उस समय नहीं आया था। जब आप पढ़े होंगे सिंध के बारे में, दाहिर के बारे में, तो टाइम पीरियड के याद करिएगा तो पता चलेगा कि ये 639 50 से लेकर 712 तक चला था। तो उस समय इस्लाम इधर आया नहीं था, ठीक है, सिंध तरफ। तो ऑब्वियस वाली बात है कि ऑप्शन डी कैंसिल होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। अब बचा आपके पास जैन धर्म। जैन धर्म में सिंध में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन मैं छोड़ता हूं, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, देखिए इसका आंसर होगा ए, ब्राह्मण धर्म। याद रखिएगा, ब्राह्मण धर्म को दाहिर फॉलो करता था। अच्छा, इसके बारे में बताता हूं, सिंधी सैन्य राजवंश का ये अंतिम राजा था। जो दाहिर था, सिंधी सैन्य राजवंश का ये अंतिम राजा था, और इसका टाइम पीरियड चलता है 669 टू 712 एडी में, ठीक है। अब बात होता है कि 712 तक ही क्यों, उसके आगे क्यों, क्या हो गया ऐसा जो उस समय दाहिर का नाम नहीं आ रहा है। देखिए 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। उसी आक्रमण में दाहिर की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तब से मोहम्मद बिन कासिम अपने अपने आप को एक्टिव कर लेता है उस जगह सिंध पर, और दाहिर का शासन खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने पहले बताया था कि दाहिर के पुत्र के बारे में पूछा गया था एक प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उसका नाम क्या था, दाहिर का पुत्र का नाम? देखिए दाहिर का पुत्र का नाम था जय सिंह दीर। याद रखिएगा, जय सिंह दीर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है, देखते हैं। आज का एक क्वेश्चन है 104, कहता है निम्नलिखित में से अशोक अपने किस शिलालेख में धर्म नहीं धम्म नीति की व्याख्या करता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है पहला, दूसरा है चौथा, तीसरा 11, चौथा में 13वां। तो इसका आंसर क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन मैंने लेके आया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए एलिमिनेट करिएगा तो 1 और 13 नहीं होगा, ठीक है। 13 में तो कलिंग के बारे में बताया है। अब बच गया चौथा और 11। बहुत लोग फंस गए होंगे इसमें, यदि जो पढ़ रहे होंगे तो फंसने वाली क्वेश्चन भी मैंने दिया है 11 और 14। चलिए मैं बताता हूँ। 11 और 14, सॉरी चौथा और 11, ठीक है, ये दोनों में धम के बारे में बात किया गया है, पशु बलि के बारे में बात किया गया। याद रखिएगा, दोनों में बात किया गया। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यहां पर यह है कि जो 11वां में, चौथा में है, चौथा में सिर्फ बताया गया है कि धर्म की नीति कैसी होगी, उसे फॉलो कैसे करना है, और पशु बलि से संबंधित कुछ तथ्य दिए कि उसे नहीं करना है ऐसा, ठीक है। लेकिन जब 11वां में बात आते है, उसमें पूरा सार के रूप में समझाया गया। व्याख्या, ये वर्ड जो है ना व्याख्या, ये वर्ड पर ध्यान दीजिए। ये व्याख्या वाला वर्ड जब आएगा तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, 11वां में। चौथा में भी उसने एक्सप्लेन किया, बताया, लेकिन इसका आंसर 11 होगा। याद रखिएगा, 11वां में उसने पूरी तरह से कंप्लीट एक सार निकाल कर दे दिया, जिस तरह संविधान का सार एक तरह से कह सकते हैं, प्रस्तावना हमारा प्रेम्बल है, उस टाइप में, ठीक है। तो इसका आंसर सी जाएगा, चौथा मत मार दीजिएगा गलती से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला कहता है गुरु नानक, दूसरा है गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास। आपके पास चार ऑप्शन में से क्या आंसर होगा इसका? देखिए एलिमिनेट करेंगे तो गुरु नानक नहीं होगा, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, तो गुरु नानक नहीं लगाएंगे। फिर क्या होगा, अंगद नहीं, ये भी नहीं जाएगा, ये भी कैंसिल है, तो दो कैंसिल, आपको दो मैंने छोड़ दिया। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा गुरु रामदास। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ही ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सिख में 10 गुरु थे, 10 गुरु के नाम कोई बता पाएंगे? चलिए मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। पहले गुरु नानक थे जो संस्थापक थे सिख धर्म के, ठीक है। फिर आए गुरु अंगद थे जो गुरु नानक के शिष्य रहे थे, ठीक है। फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन दास रहे थे, फिर हरगोविंद रहे थे, फिर हर राय जी रहे थे, हर कृष्ण रहे थे, गुरु तेग बहादुर रहे थे, फिर अंत में गुरु गोविंद सिंह रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, गुरु रामदास। याद रखिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिखों के किस गुरु की अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई थी? मतलब कौन ऐसे गुरु थे जिनके कम उम्र में मृत्यु हो गई थी? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है गुरु हरिकृष्ण, एक्चुअली कृष्ण है, किशन भी बहुत जगह मिल जाता है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा गुरु ए, गुरु हरिकृष्ण या हरिकिशन, ठीक है। याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब करता हूं मैं बात गुरु तेग बहादुर। याद रखिए, गुरु तेग बहादुर जो थे, उनकी हत्या कौन कैसे हुई थी? मैंने फोकस किया हत्या के बारे में, वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन मृत्यु से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज कर लिया। क्यों? औरंगजेब द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी गुरु तेग बहादुर को। याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। हरगोविंद ने क्या किया था? हरगोविंद जो थे वो एक सिख धर्म को ना एक लड़ाकू जाति के रूप में बदल रहे थे, क्योंकि उस समय मतलब मुगल पीरियड से उस समय सिखों लोग का बहुत
ताबड़तोड़ लड़ाई चलता था। ठीक है, मैं डिटेल में जब मैं चैप्टर्स लेके आऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, स्टोरी बताऊंगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, जानने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ईसा की पहली शताब्दी में एक अज्ञात, लड्डू क्वेश्चन है। ठीक है, ईसा की पहली शताब्दी में एक अज्ञात नाविक ने पुस्तक लिखी जिससे भारत के पश्चिमी जगत से व्यापारिक संबंध स्पष्ट होता है। उस पुस्तक का नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है नेचुरल हिस्ट्री, दूसरा पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, तीसरा जियोग्राफी, चौथा इंडिका। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताइएगा, लड्डू सा क्वेश्चन है ये। जिसका आंसर होगा पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, ऑप्शन बी। एलिमिनेट करने का भी जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? क्वेश्चन में 108 कहता है निम्नलिखित में से किस राजवंश में मगध पर नंद वंश के पश्चात शासन किया था? अच्छा, किस राजवंश ने मगध पर नंद वंश के पश्चात शासन किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गुप्त वंश, दूसरा मौर्य वंश, तीसरा चौहान वंश, चौथा वर्धन वंश। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। ये भी लड्डू सा क्वेश्चन है, सीधा पता चलेगा कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का हत्या कौन करता है? तो चंद्रगुप्त करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। किसकी सहायता से? तो चाणक्य, कौटिल्य के कूटनीति की मदद से उन्होंने कसम खाया था कि नंद वंश को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना है ना। तो मौर्य वंश होगा उसके बाद, याद रखिएगा मौर्य वंश, गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, मुझे पूरा 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 भरोसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने मेगास्थनीज के विवरण या वर्णन को काल्पनिक माना था? कौन थे जिन्होंने इनके विवरण को काल्पनिक माना था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अलबरूनी, दूसरा अकबर, तीसरा स्टैम्बो, चौथा टॉलमी। इसका आंसर क्या होगा? ये थोड़ा डीप पूछ लिया मैंने, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सीधा सीधा आंसर लगाता हूं, स्ट्राम्बो। देखिए स्ट्राम्बो कौन था? ये यूनान का एक भूगोलवेता, इतिहासकार था। ठीक है, इसका जन्म 304 में, हाँ 304 में हुआ था, 304 बीसी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 304 बीसी में नहीं, 304 में तो मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है, इसका मैं खुद भूल रहा हूँ स्ट्राम्बो के बारे में, बस मैं इतना जानता हूँ। हाँ याद आ गया, ये ईसापुर जो हम लोग ईसवी यूज करते हैं, तो ईसापुर 63 में इनका जन्म था यूनान में। ठीक है, 63 में। और 19 ईस्वी में जाकर उनका मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु होती है रोम में, जब वो रोम में थे। ठीक है, ये बहुत बड़े इतिहासकार थे, भूगोलवेता था। ऐसा भी मान्यता है कि उन्होंने 43 वॉल्यूम्स इतिहास लिखे थे, जो आज गुम हो चुके हैं। कहाँ है पता नहीं, लेकिन कुछ 19 हिस्सा भूगोल के हैं जो आज हैं, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ये यूरोपियन कंट्री में रखे हुए हैं, रोम में है, कुछ जर्मनी में है, कुछ फ्रांस में है। ठीक है, अलग अलग जगह पर उनके द्वारा लिखे गए जो किताबें आज वो हैं। ठीक है, स्ट्राम्बो, तो स्ट्राम्बो ही था जो मेगास्थनीज का विवरण को गलत मानता था। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? ये भारत आया था 304 से 299 समय ईस्वी में। याद रखिएगा किसके टाइम पीरियड में आया था, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का होमवर्क मैं दे देता हूँ आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक अपने राजगद्दी पर बैठने के बाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के राजा से युद्ध किया था? लड्डू सा क्वेश्चन मैंने दिया है, लेकिन बहुत बार पूछ देता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? कलिंग, मगध, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा कलिंग, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अशोक तो मौर्य वंश का था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार थे, फिर उसके बाद अशोक का टाइम पीरियड था। अशोक 273 मतलब 273 बीसी में ईसापुर में राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो जब वो राजगद्दी में बैठता है पूरा गृह युद्ध चला हुआ रहता है उसके साम्राज्य में। ठीक है, तो 4 साल यही ड्रामा चलता है। तो राज्याभिषेक उसका होता है कब? 269 ईसापुर में राज्याभिषेक होता है। अब राज्याभिषेक तो हो जाता है, अब राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, तब तक वो लड़ाई वगैरह नहीं करता, कोई युद्ध नहीं करता है, गृह युद्ध से खुद परेशान रहता है वो। ठीक है, तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई करता है और कलिंग को जीतता है। कलिंग बहुत भयानक नरसंहार हुआ था उसमें, वो लाखों लोग उसने अपने हाथ से मारा था। जब उसे एहसास हुआ तो कलिंग के बाद उसने कसम खाई थी मैं दोबारा कभी नहीं युद्ध करूंगा। और इसके बारे में अपने अभिलेख 13वें अभिलेख में एक्सप्लेन भी किया है सब कुछ। और धम्म नीति पर चलना आरंभ करता है और फॉलो करवाता है और करता भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आज इतना ही, 10 ही क्वेश्चन फिर मैंने टाइप किया था। टाइप करने में टाइम लगता है, मेरे पास पूरा डिवाइस नहीं है। ठीक है, मैं अभी लॉकडाउन के कारण घर आया हुआ हूँ, सब कुछ कहीं और दूसरे शहर में मैं जहाँ पहले रहता था। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये न्यूज चैनल है, याद से याद शेयर करिएगा, मेरे भाई मेरे दोस्त शेयर करिएगा। इसको बढ़ाने में आपकी सहायता की जरूरत है। मैं आप ही के लिए काम करूँ, आपके भविष्य के लिए काम करूँ। ठीक है, चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलता हूँ मैं।